नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सरकार की ओर से एक तरफ कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं आतंकवादी दहशत कायम कर उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर रहने के लिए विवश कर रहे हैं। गुरुवार शाम को तहसीलदार ऑफिस में घुसकर सरकारी कर्मचारी की हत्या ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने तहसील दफ्तर में घुसकर 36 साल के राहुल भट्ट पर गोलियां बरसा दी। राहुल को हमले के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने कश्मीरी पंडितों का गुस्सा बढ़ा दिया और गुरुवार को देर रात तक लोग प्रदर्शन करते रहे। कश्मीरी पंडितों ने विरोध में मार्च निकालते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें दहशत में ला दिया है और उनके वापस अपने घर लौटने की कोशिशों को झटका लगा है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में कई बार आतंकवादी कश्मीरी पंडित और दूसरे राज्यों से आकर बसे अन्य हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना चुके हैं। मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या का मामला हो या फिर स्कूल में घुसकर टीचर और प्रिंसिपल पर फायरिंग की घटना, इन्होंने हिंदू समुदाय की चिंताओं को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सुरक्षा बलों की सख्ती और कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिशों से बौखलाए हुए हैं और इसके चलते लगातार नृशंस हमले कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। हम कल से गुजारिश कर रहे हैं कि एलजी साहब यहाँ आए, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन हमारे पास नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीसी कल 4 बजे का कहीं भी नहीं है। और हम लोग बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे हाथ में कोई पत्थर नहीं था, हमारे हाथ में कोई वेपन नहीं था और हमारे यहाँ पर्सन्स को डंडे मारे गए हैं। 70 इयर्स के बंदे हमारे साथ बहुत पीसफुली चल रहे थे, उन्हें डंडे मारे गए हैं। कोई पत्थर नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी, कोई हमारे पास शार्प ये नहीं थे, वेपन्स नहीं थे। तो हम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, हम लोगों को डंडे मारे गए हैं। हम लोग बहुत पीसफुली जा रहे थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो एक सीधी सादी आवाम पे डंडे उठा सकती है, टीयर गैसेस फेंक सकती है, मिर्ची बम फेंक सकती है, तो क्या कल वो मुजाहिद जो वहाँ था उसको वो पकड़ नहीं सकती थी? या किनको वो पकड़ रही है? जिनको पकड़ना था उनको इन्होंने नहीं पकड़ा। मेरा भाई मारा गया है, हमारे घर का। हम अब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आगे निकल रहे थे। कल से हम यहाँ पीसफुली बैठे थे। हमारी डिमांड थी, ये सीरियस कंडीशन है, ये एक बार की नहीं है जो पीछे से होता आ रहा है। यहाँ पे गवर्नर साहब को पहुंचना जरूरी है एंड दे नीड टू एड्रेस अस। अब हम पीसफुली आगे जा रहे थे, हमने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद हम आगे जाएंगे। फिर हम पर उल्टा डंडे चलाए गए, एल्डर्स पर डंडे चलाए गए। क्यों? क्योंकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इससे तो अच्छा था वो जो इनको पत्थर मारते हैं वो बेटर है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पे डंडे चलाए गए, शेल्स चलाए गए, पेपर स्प्रे चलाए गए। क्यों? क्योंकि हम मातम मना रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये जेकेपी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आप लोगों को जरूरत है इनको इंटरव्यू करने की। ये किसने इस वक्त डिसीजन दिया इन पे लाठीचार्ज करने का? हमें एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन दो, या तो हमें जम्मू डिवीजन ट्रांसफर करो, आपकी सिक्योरिटी इशू खत्म हो जाएगी। बाकी जो आपने डिंडोरा पीट रखा है, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं। हर दिन कोई ना कोई मर रहा है और जो नहीं मर रहे हैं वो टेंशन से मर रहे हैं। हम सब यही चाहते हैं, हमारे लिए एक फुल टाइम सोल्यूशन किया जाए। आपको जैसे ठीक लगे, बट वी नीड अ कंक्रीट फुल प्रूफ सोल्यूशन फॉर अस। अदरवाइज डोंट यूटिलाइज अस फॉर पॉलिटिक्स। 9 साल से हमारे नाम पे सिर्फ रोटियां बेली जा रही अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए। हकीकत क्या है वो दिखाऊं उनको। एलजी साहब कल से नहीं आ रहे हैं। एलजी साहब कल से आए ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दावे बिल्कुल ये है कि हालात यहाँ पे ठीक है। अगर हालात ठीक है तो हमारी लाशों का ढेर का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? हालात ठीक नहीं है हमारे लिए कम से कम। तो हमारी यहाँ पे 3 स्पष्ट डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि जस्टिस, हमारे जो विक्टिम है उनकी फैमिली को प्रॉपर जस्टिस दिया जाए। और दूसरी डिमांड है, हमारे से एक ड्राइकोनियन बॉन्ड लिखाया गया है जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको फौरन तौर रिवोक किया जाए। और तीसरी हमारी डिमांड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट टू लिव की गारंटी देता है, हमारे लिए जहां हमें सेफ और सिक्योर फील होता है, हमारी पोस्टिंग हमारी मर्जी से वहां पे की जाए। ये हमारी स्पष्ट 3 डिमांड्स हैं। आज हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की पुलिस है उनकी तरफ से टीयर गैस लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। हालांकि पीसफुल प्रोटेस्ट था,
ये पता नहीं चल रहा हमें क्यों इसमें लाठीचार्ज इनको क्यों करना पड़ा और उसके लिए उनको टीयर गैस क्यों उठाना पड़ा। ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे मसले को सॉल्व नहीं करनी चाहती। प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू नहीं रहेगा जब तक हमारी प्रयास किए जा रहे हैं तो वहीं आतंकवादी दहशत कायम कर उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर रहने को विवश कर रहे हैं। गुरुवार शाम को तहसीलदार ऑफिस में घुसकर सरकारी कर्मचारी की हत्या ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने तहसील दफ्तर में घुसकर 36 साल के राहुल भट्ट पर गोलियां बरसा दी थी। राहुल को हालांकि हमले के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने कश्मीरी पंडितों का गुस्सा बढ़ा दिया है और गुरुवार को देर रात तक लोग प्रदर्शन करते रहे। कश्मीरी पंडितों ने विरोध में मार्च निकालते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें दहशत में ला दिया है और उनके वापस अपने घर लौटने की कोशिशों को झटका लगा है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में कई बार आतंकवादी कश्मीरी पंडित और दूसरे राज्यों से आकर बसे अन्य हिंदू समुदाय के लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। उधर इस घटना ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर सब कब खत्म होगा? उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की समस्या हनुमान चालीसा पढ़ने या लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे से खत्म नहीं होने वाली है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता, और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। देशबंधु जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, बड़ा कश्मीर फाइल्स को लेकर आप प्रमोशन कर रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी कि चलिए इस मूवी को देखिए, सबने देखा भी, सबने सराहा भी। अब जो चल रहा है ये फाइल कौन दिखाएगा? अब जो आए दिन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे राज्यों से आकर बसे हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये फाइल कौन दिखाएगा? सर, एक बार आप अपना प्रश्न जरा रिपीट कर देंगे? मेरा प्रश्न ये है कि एक मूवी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर प्रमोशन कर देते हैं कि द कश्मीर फाइल्स देखिए, आपको पता चलेगा कि उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। अब जो हो रहा है, इस नई फाइल को कौन दिखाएगा? ये नई फाइल का प्रमोशन कौन करेगा? सर नहीं, जैसा आपने मुद्दा छेड़ा, देखिए नई फाइल भी हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की कर्मठता और जीवटता का प्रमाण पत्र है कि आपको हम अगर उन्होंने दिखाया है कि कश्मीर में जो है धारा 370 की समाप्ति है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और जो अस्थिरता फैलाने का ये कुचक्र चल रहा है कश्मीर में, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब वो भारत नहीं है कि झुक के प्रणाम करके हाथ जोड़ के किसी के सामने दीनहीन रहे। अब हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश अस्थिरता की किस गर्त में डूबे जा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है, वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका भी अछूता नहीं रहा है। और भारत का प्रधानमंत्री आज देख लीजिए, अपने देश की सुरक्षा, हमारी सेनाएं तैयार हैं और किसी भी शक्ति का, आसुरी शक्ति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये जो अत्याचार हो रहा है, ये कुचक्र देखिएगा, उसी समय दीजिए, आप इसको समाप्त करके शांति व्यवस्था पुनः बहाल होगी कश्मीर। कब होगी? एक बार भी जवाब दिया आपने? आप लगातार गुणगान किए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, अच्छी बात है, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं वो, लेकिन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कब मिलेगी? या सिर्फ सियासत की जाएगी उनके नाम पर? बताएंगे? धारा 370 खत्म होते ही सब कुछ सही हो जाएगा। कितने साल हो गए धारा 370 को खत्म हुए? कितने कश्मीरी पंडित बसा लिया आपने वहां पर? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा पल्लवी जी, मैं उसका जवाब यही देना चाहता हूं। देखिए, जो अस्थिरता फैलाने वाले तत्व हैं और जो असामाजिक तत्व हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कभी पनप नहीं पाएगा। इस बात को आपके जिम्मेदार चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और रही बात, जब से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने कहा, विभिन्न समय पे आपने देखा ये आसुरी शक्तियां
अपना स्तर उठाया जरूर, लेकिन इसका दमन कर दिया जाएगा और इसकी समाप्ति होगी। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होगी जो हमारे देश को टुकड़े। हमारा देश एक था, एक रहेगा। और आपको बता दें, ये जो पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, इस हरकत से बच नहीं पाएगा। और देखिए, हमारे सुरक्षा जवानों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देखिएगा कुछ समय बाद देखिएगा शांति व्यवस्था कायम होगी और ये जो आसुरी शक्तियां हैं, इनको जड़ से हम समाप्त कर देंगे। पता नहीं कब कर पाएंगे अमित जी, आपको क्या लग रहा है अमित जी, कब तक हो पाएगी सारी चीजें सही? नहीं तो हम तो उलझे हुए हैं सर। रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो गया साहब, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, हनुमान चालीसा हमें पढ़नी है, हमें तो इनमें ही मजे आ रहे हैं ना। असली मुद्दे, असली समस्या पर ध्यान किसका है? अमित सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। ललन सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, बहुत अच्छा पल्लवी जी। सर, मेरा तो सीधा सा सवाल है, ठीक है धारा 370 खत्म करनी चाहिए थी, हम भी उसके पक्ष धरते, हो गया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अब पूरी तरीके से अभिन्न अंग हो गया। बदला क्या बदलाव किया? पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई, ये बदलाव हुआ। बाकी आंकड़े तो अभी भी सर वैसे के वैसे ही हैं। आतंकवादी घटनाएं आप देख लीजिए, जवानों की शहादत आप देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है चुन चुन कर, टारगेट किलिंग हो रही है, ये नया चलन शुरू हो गया है। ये कब बंद होगा, कैसे बंद होगा? कभी शांति होगी वहां पर या नहीं होगी? पल्लवी जी, आपके माध्यम से आपने जो कहा, मैं आज पूरी स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जो आपके प्रश्न है वो बहुत सही है। क्या 25 साल का आज कश्मीरी पंडित जो आक्रोश में है, बड़गाम से लेकर काजीपुर से लेकर जम्मू तक और मंदिर से लेकर रोडों के ऊपर जो आया है, आप मान के चलिए, ये मेरा अनुभव है कि कश्मीरी पंडित कभी भी गुस्सा में नहीं बोलते। ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इनको 90 के दशक में मैंने अपने जवानी में देखा है और आज बुढ़ापे तक जो मेरा अनुभव है कि अब इनका जो पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है। मैं कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हुआ है, जो ऑफिस के अंदर 4:30 बजे नाम पूछकर इस जवान लड़के को, जो कि प्रधानमंत्री के पैकेज से वहां सेवा करने के लिए आया था और बहुत मिलनसार और बहुत मतलब अच्छे दिन का लोग था, उसको मार दिया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 34 हिंदुओं को जो अभी तक टारगेट किलिंग प्लान वे में की गई है और आज जो बड़गाम के अंदर लाठीचार्ज और अश्रु गैस हुए, मैं बीएसएफ का आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड ऑफिसर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज हो या अश्रु गैस या फायरिंग, एक कम से कम बलों की ताकत इस्तेमाल की जाती है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बड़गाम में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे लाठीचार्ज की क्या जरूरत पड़ी होगी। क्योंकि मैं कश्मीरी को जितना जानता हूँ उससे ज्यादा जानता कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि 90 के दशक में पल्लवी जी उनके साथ मैंने अपने बहुत से समय गुजारे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनके परिवार को इंसाफ क्या मिलेगा। और मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी में कोई कमी नहीं, 370 हटे 35 है और आज 3 बजे गृह मंत्रालय का अहम मीटिंग है जिसमें अर्धसैनिक बल और उनके जितने भी सलाहकार हैं उनके साथ चर्चा होगी। लेकिन क्या यही हाल रहा? तो ये हाल बहुत शर्मनाक और दुखद वाली है। अब मैं नहीं मानता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कोई काम में कमी और चौकसी में कमी रखा है। आज ही 3 उनके प्रोफेसर और पुलिस, एक जवान और एक टीचर को बर्खास्त किया गया है। पुलवामा के अंदर एक एसपीओ को घर में घुसकर आतंकियों ने मार दिया और झूठ का टाइगर ऑफ कश्मीर, अरे ये तो गैस का एक छोटा सा कचरे का जैसा एक सहायक समर्थन करने वाला संगीन नाम बदल दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब नहीं डिफेंसिव, आप एग्रेसिव होकर उस जगह को आप मार दीजिए जहाँ पे ये अपने आप को संगठित कर रहे हैं, अफगानियों को लाकर अपने ट्रेनिंग को मजबूत कर रहे हैं। इनका वजूद जरूर हिल गया है कश्मीर में और इसीलिए ये घबराए हुए हैं। और आज की एक इंफॉर्मेशन है कि आतंकवादियों के द्वारा बहुत बड़ा सुरक्षा के ऊपर हमला होने की स्थिति है। ये इंफॉर्मेशन पूरी भारत सरकार को फीड हो चुकी है और यही कारण है कि आज अहम मीटिंग भी हो रही है। लेकिन सबसे ये मीटिंग कोई पहली बार थोड़ी ना हो रही है ललन सिंह जी, कितनी बार हो चुकी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर ये बैठक। बात ये है कि इन बैठकों का नतीजा क्या? आप करते रहिए, आप तो सुबह शाम बैठकें करते रहिए, उसमें क्या जा रहा है सर? आप तो एसी कमरे में बैठकर बैठक कर रहे हैं, वहां जाकर देखिए ना कैसे मातम पसरा हुआ है। राइट, उसके माँ से पूछिए, उसके परिवार से पूछिए। और जिस तरह की, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सर्विस का एक ऑफिसर रहा हूँ, लगातार इस तरह की बात आते अब एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको जवाब देने में भी अब दुख होता है। अब एक जरूरत है इनके ऊपर। अब देखिए 3 बयान आए हैं
उमर अब्दुल्ला का, महबूबा का और संजय राउत का। संजय राउत का कहना हनुमान से नीचा, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बहुत बुरा हाल है, और महबूबा जी कह रही है सच सामने आ गया, और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हालात बहुत खराब है। चारों का जो बयान है वो केवल राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त है। तो क्यों नहीं भारत सरकार इस बार एक ऐसा आक्रामक सिचुएशन क्रिएट करे, अमरनाथ यात्रा को हाथ लगाने की तो छोड़िए, ये पाकिस्तान में हाईडॉट बनाना इनको मुश्किल हो जाए। और अब समय आ गया है पल्लवी जी, अब इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं, एग्रेसिव और इसके ऊपर इजराइल के जैसा अटैकिंग मूड में इनको एक सबक दिया जाए, अन्यथा लगातार मीटिंग, लगातार चौकसी और जवानों का शहादत। कल एक बिहार का सीआईएसएफ का लड़का सारण का 21 साल का, उसकी शहादत हुई। मैं बोलता हूँ कितने लोगों ने ट्वीट किया, केवल एसी रूम में बैठ के बस केवल राजनीति की बातें, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी नेता का। आज मैं रक्षा अपनी जानकारी और आंतरिक सुरक्षा की जानकारी के तौर पे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। चलिए अपने मुद्दे का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही अमित जी की, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लीजिए। देशबंधु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बताएं देशबंधु जी, अब तो लल्लन सिंह जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरीके से हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होना सर, वहां तो आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन मैं लल्लन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, हमारी देश की तीनों सेनाएं और सारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं और मन में आक्रोश है जनता के। यह जो घटना हुई, इसके साथ मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं और एएनबी के दर्शकों को कि वो भावनाएं हमारे प्रधानमंत्री के भी दिल में है। इस क्रूर घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। आप देश के सम्मान और सुरक्षा के साथ किसी को भी खेलने का हक नहीं होगा, ये मैं लल्लन जी को बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं और उनकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। देखिए, वह भी देश की सुरक्षा सब सर्वोपरि है और आप जान लीजिए इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के साथ किसी भी शक्ति, चाहे वो कितनी ताकतवर शक्तियां हों, हम उनसे निपटने के लिए सक्षम हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, ये 21वीं सदी का भारत है, अब भारत सक्षम है और आपको मैं और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रही बात पाकिस्तान की, बात रही तो पाकिस्तान सन 47 से अनेकों बार प्रयास कर लिया है, अनेकों बार मुंह की खार चुका है। उसके पीछे आप भी जान रहे हैं कि कौन सी शक्तियां लगी हुई, उनका नाम मैं नहीं जानूंगा, आप मीडिया बंदी है, सर्वविदित है। लेकिन मैं यह चीज जांच क्या करनी है? आप कह रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या जांच होगी इस मामले में, मुझे जरा ये आप विस्तार से बताइएगा सर। उससे चलिए अपने मुद्दे का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। बताइए देशबंधु जी, किस तरह की जांच होगी इस पूरे मामले पर? जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने राहुल भट्ट की हत्या की है सर, अब आप क्या तो जांच करेंगे और आप किस तरह की सजा देंगे, ये जरा आप ही बता दीजिए। आतंकवादियों के लिए क्या सजा मुकर्रर की जाती है? देखिए, ऐसा है, आतंकवादियों के साथ जो सख्त से सख्त सलूक किया जाएगा वो तो किया जाएगा। और रही बात आपने जो कहा, मैं संबद्ध करते हुए केवल इतना कहता हूं कि हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब वो देश हमारा नहीं है और चाहे सारे कश्मीर भारत का अभिन्न है, अंग रहा है, रहेगा और यह सत्य है। और आपको बता दें, हमारे गृह मंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, सभी लोग की उच्च स्तरीय मीटिंग है और इस घटना का देखिएगा करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे दुश्मन देश जो भी देश की सुरक्षा और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देश की भावनाएं प्रधानमंत्री भी समझते हैं, रक्षा मंत्री भी समझते हैं और गृह मंत्री भी समझ रहे हैं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए मैं भर्त्सना करता हूं। और रही बात जांच की, बात नहीं है
ये अनेकों बार इन्होंने कोशिश किया हो, और पाकिस्तान जो ये कोशिशें करता है, आपने देखा हर बार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और उसकी सारी कोशिशें हमारी सेनाएं नाकाम कर देती हैं। तो इसलिए मैं ये केवल यही कहना चाहूंगा, इस घटना का भी करारा जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा एक एक सैनिक जो है देश के लिए जो कुर्बान होता है उसको हम सशक्त नमन करते हैं। और पल्लवी जी, हेलो, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए देशबंधु जी। पल्लवी जी, मैं अमित सिंह बोल रहा हूँ। पल्लवी जी, आवाज जी आ रही जी है? जी अमित जी, आवाज आ रही है। अमित सिंह जी, आप पल्लवी जी, मैं इस चीज को निश्चित रहें, तीनों अलग है हमारे। हेलो, हमारे रक्षा मंत्री जी तीनों सेनाओं के साथ बैठक कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ इस घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं और जल्द से जल्द देखिएगा कश्मीर में जो ये घटना हुई है उसका करारा जवाब दिया जाएगा और शांति व्यवस्था फिर से कायम की जाएगी। हमारा देश भारतवर्ष जो है एक गुलाब के फूल की तरह है और किसी को भी, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खेलने का किसी को भी कोई हक नहीं है। अमित जी आवाज मिल रही है? सुनेगी जरा एक बार बात। हेलो, हाँ अमित सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, तो आप मौका दीजिए ना, इनका माइक थोड़ा साइलेंट करिए तब आप। आपकी पहले आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप अपनी बात रखिए। पल्लवी, जैसे सबसे पहले तो मैं जो भट्ट की हत्या हुई है उसके पूरे परिवार को प्रति मेरी संवेदना है, ठीक है। दूसरा, मैं एक आपको स्पष्ट बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर में पंडितों का पलायन हो रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते केंद्र में 8 साल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं अमित जी, आप सुनिए, एक एक करके बात करेंगे। देशबंधु जी, देशबंधु जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। देशबंधु जी आप सुनिए, देशबंधु जी आप बात सुनिए, देशबंधु जी आप बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। 60 साल तक कांग्रेस ने, थोड़ा धैर्य रखिए, 60 साल तक आपको जिंदा रखा है कांग्रेस ने, आपको जिंदा अगर रखा है ना, अगर आपको बोलने का अधिकार दिया, आपको जिंदा रखा है तो कांग्रेस ने रखा है। ऐसा है देशबंधु जी, अमित सिंह जी, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का मामला है सर। ये बीजेपी कांग्रेस की यहाँ पर कोई चुनावी रैली नहीं हो रही है जो आप दोनों इस तरीके से लड़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि संवेदनशील मुद्दों पर अपनी सियासी रोटियां सेकना हर राजनीतिक पार्टी बंद करे। एक एक करके बात करते हैं हम, कोई चुनावी जनसभा नहीं है यहाँ पर। आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, बात तो सुनिए। नहीं, आप क्या सुने? देशबंधु जी, देशबंधु जी, देशबंधु जी अभी अभी जुड़े अमित जी, एक बार उनका रिएक्शन लेना है, एक एक करके बात करेंगे। अमित सिंह जी, देशबंधु जी, आज भी अगर वहाँ शासन है तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता है और केंद्र शासित जो राज्य होते हैं वहाँ पे संविधान मत सिखाइए, आपकी पूरा आपके नियंत्रण में है, पूरा आपके। आप सुनिए देशबंधु जी ने बात सुनिए, देशबंधु जी आप बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि आप कहीं भी हत्या होती है, कोई दुर्घटना होती है तो उसे एक तो जाति रंग देते हैं। आज अगर महेश भट्ट की हत्या हुई है तो एक आम आदमी की हत्या हुई है वहाँ, आप एक तो इसे ब्राह्मण हो। महेश भट्ट की हत्या नहीं हुई है सर, राहुल भट्ट की हत्या हुई है और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक एक करके बात करेंगे प्लीज। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ पर रुक लेते हैं और ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करने के साथ ही मैं तीनों मेहमानों से अपील करती हूं कि एक एक करके बात करेंगे। अमित जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं ललन सिंह जी का रुख करूंगी। पूरे मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्राह्मणों की हत्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या पूरे उत्तर प्रदेश, अब मैं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुन चुन के ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। जो ये
जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से ये सरकार आई है केंद्र में, जब से ये केंद्र में सरकार आई है तब से लगातार आतंकवादी घटना घटी है। और मैं आज अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पुलवामा हमले में जो 400 क्विंटल RDX आया था वो कौन लोग लेके आए थे, अभी तक खुलासा क्यों नहीं कर पाए? आपकी अगर ये खुलासा नहीं होता है तो ये आपकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, आप इसे क्यों नहीं कर पाए? ये आपकी पुलवामा हत्याकांड का जो करारा जवाब मेरे ख्याल से आपने पढ़ा नहीं होगा, हमने घुस के हमारा अब भारतवर्ष बोर्ड हमने देखा था जब आप नवाज शरीफ के जब माननीय प्रधानमंत्री आप चर्चा इधर उधर मत भटकाइए, आप दोनों चर्चा इधर उधर मत भटकाइए। प्रधानमंत्री जी बर्थडे में केक खाने गए थे, वो बर्थडे गिफ्ट था। नहीं आपकी जानकारी वो बर्थडे गिफ्ट था नहीं है, चाहे जो भी शक्तियां आए ये 21वीं सदी का भारत है। चरण कमल वाली व्यवस्था चली गई, शांति व्यवस्था चली गई, तो शांति व्यवस्था तो सर सच में चली गई है। देश बंधु जी फ्लो में बड़ा सच बोल रहे हैं आप, वाकई में देश से शांति व्यवस्था जा चुकी है, पूरा देश जल रहा है, अलग अलग राज्यों में तो दंगे हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, वाकई में देश से शांति व्यवस्था जा चुकी है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे, नहीं तो मुझे दोनों का फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। ललन सिंह जी, क्या बदला सर? 370 हटा के हमने क्या बदल लिया? आप सर खुद रक्षा के क्षेत्र में हैं, आपने कश्मीर में भी अपनी सेवाएं दी हैं, बदलाव कुछ तो हुआ होगा, बस ये मत कहिएगा कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई। रोज सर जवानों की शहादत हो रही है, रोज कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ तो बदला होगा ना? सही कह रही हैं, मैं भी अब कई चैनलों में इस बात को स्पष्ट करते हुए अच्छा गया हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अब इसकी फाइनल सर्जरी करने का समय आ गया है। अगर हम कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान और आतंकवादी के संगठनों के ऊपर रोते रहेंगे तो हमें और भी बहुत जबरदस्त भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि न जगमोहन को आप बोलिए, ना ही कांग्रेस और बीजेपी की बात कीजिए, न संजय राउत और न उमर और न फारूक अब्दुल्ला और महबूबा का बयानों को सुनिए। अब एक ही जरूरत है कि एक नीति बना के और उस जगह को चिन्हित किया जाए जहां से ये तंजीमें खड़ी हो रही हैं, और चाहे दुनिया का कूटनीतिक और हालात कितने भी हमारे अपोज का हो, इस बार इनके ऊपर एक आक्रामक सर ये संभव जब है, ये बर्थडे केक बंद हो जा रहा है, जब बर्थडे में केक काटना बंद होगा ना, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय बिना बुलाए जब बर्थडे में चले जाते हैं, ये जो छोटी हरकत है, इससे देश में अराजकता फैल रही है। मेरी बात सुन लीजिए, आप तो राजस्थान के अंदर एक करौली और वहाँ पे जोधपुर और फिर भीलवाड़ा में शांति पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ। और दिल्ली में आप क्या बात करते हैं? आप लोगों ने जितनी हालात खराब किए आंतरिक सुरक्षा का, वो बहुत भयावह है। दिल्ली में बहुत शांति है, मध्य प्रदेश में बहुत शांति है। आप अपने आप पर रक्षा विशेषज्ञ हटा के बीजेपी का प्रवक्ता लिखिए। माफ कीजिएगा, हाँ, रक्षा विशेषज्ञ हटा के बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं लिखते आप? अमित जी 8 साल पहले आपकी ही सरकार थी, तो आपने जो बोया है उसके बारे में भी तो बात करेंगे ना, मर्यादा ना भूलें सर। अगर कोई आपसे सवाल कर देता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता, नेता और ये प्रोपेगेंडा ना बताएं। हिम्मत रखिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। आपने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, घाटी के लिए। आपने वहां पर कोई शांति व्यवस्था और फूल बरसाने का काम नहीं किया है। बर्बाद कर दिया और इतिहास के पन्नों में आने वाली है, परेशान न होइए। जिसके राजकुमार और जो है राजकुमारी जो है बेल पे छूटे हुए, वो क्या बात करेगा? चोर चोर मौसेरे भाई आप आके व्याख्यान दे रहे हैं। पहले बताइए जो है कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं राहुल बाबा? बेल पे छूट के कहाँ है इस समय? देश की सुरक्षा की बात आती तो इटली घूमने चले जाते हैं। अरे देश को बर्बाद कर दिया, इतिहास के पन्नों पे अब आखिरी चैप्टर चल रहा है, देखिएगा। ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप। कश्मीरी पंडितों की हत्या राहुल गांधी नहीं रोकेंगे सर। दीक्षित साहब घाटी में शांति राहुल गांधी स्थापित नहीं करेंगे। प्लीज ट्रैक पर रहिए सर, हर चीज पर विपक्ष का मुंह मत ताकिए आप। नहीं पल्लवी जी, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि पूरे कश्मीर के जो पैकेज में वहाँ 3000
पंडित गए हुए हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है एलजी के पास कि हमें यहाँ नहीं रहना। आप अशांति फैलाने के लिए पिक्चर बनवाते हैं और उसका प्रमोशन करा रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री पिक्चरों का प्रमोशन कर रहा है, उससे कमीशन खा रहे हैं। अरे आप कहने तो दीजिए, आप कम से कम रक्षा के बारे में आपने बहुत कुछ बोल दिया। अरे आपको कोई जानकारी नहीं रक्षा के बारे में। आपको क्या पता है? जब आप पैदा हुए थे तब मैं 73 का ग्रेजुएट हूँ, मुझे क्या बताएंगे? आप सुनिए पहले। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपकी क्या सुने? आपको पुलवामा में बोलिएगा ना कि पुलवामा में हमारा। अपने मुद्दे का रुख करते हुए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ललन सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है। ललन सिंह जी, नहीं आ जाती जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए थे इस बात का पता नहीं चल जाता, तब तक इस देश में हमले होते रहेंगे। आज जब भारतीय जनता पार्टी आप एक बात बताएं सर, पीछे जहां आप अटके हुए हैं वहां से बाहर निकली है, उसके बाद 2 बार स्ट्राइक भी हो चुकी है सर। इतना पीछे अटकेंगे तो वो ले जाएंगे आपको बंटवारे पर कि आपने पाकिस्तान बनने ही क्यों दिया। तो ज्यादा पीछे ना जाएं, आप वर्तमान में रह ले और वर्तमान में कैसे समस्या का समाधान हो इस बारे में कोई सुझाव है तो सुझाव दें। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे कार्यवाहक अध्यक्ष बने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे न बने, उनका कौन सा है भाई जो खुद जमानत पे छूट रहा है? ये तो देश का संविधान है कि जमानत पे छूटा हुआ आदमी देश में रह रहा है। देश के वर्तमान गृह मंत्री भी जमानत पे छूटे हुए, शायद जानकारी आपको नहीं है। बहुत ही कोई मतलब नहीं है इन्हें कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, इन्हें बस अपना अपना प्रमोशन करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं आप लोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ललन सिंह जी, आप ही का रुख करेंगे। सर, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बार बार बीच में दोनों मेहमान इंटरप्ट कर रहे थे, आप अपनी बात भी नहीं रख पा रहे थे, बताएं। अमित जी और देशबंधु जी से मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है, मैं कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, लेकिन बातों में मैं किसी को छोड़ता भी नहीं। अमूमन हम इस चीज के लिए विरोधी माने जाते हैं कि हम किसी पार्टी से रिलेटेड है। नंबर 1, ये जो राहुल भट्ट का जो हत्या हुआ, ये देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए एक क्रांति का युग स्थापित हो गया। आप मान के चलिए, ये 32 साल से शांत स्वभाव के पंडित जो आज इन्होंने प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर में, ये पूरे देश में फैल गया है। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ, ये क्रांति पाकिस्तान और आतंकवाद और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा। नंबर 2, कभी भी अब दूसरे का नाम नहीं लेना और राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है, क्योंकि सुरक्षा बलों का सबसे ज्यादा सहयोग इसको खत्म करने में सहयोग होता है, उनके ऊपर आक्षेप मत लगाइए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राहुल भट्ट के माँ का जो आवाज सुने तब पता चलेगा कि इसकी आवाज में कितना बड़ा तकलीफ और दुख है, जिसको सुनने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को अपनी स्वार्थी बयानबाजी और बातचीत नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि अब भारत सरकार को 370-35 से हटाने के बाद भी अब एक नीति पूरी आक्रामक बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज का हद होता है जो सर से ऊपर पानी निकल चुका है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो संजय राउत जी हों और चाहे महबूबा जी हों या कांग्रेस के कोई भी मेरे दोस्त और भाई हों, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये केवल किसी एक पार्टी का नहीं, ये पूरे 70 साल से ये हिंदुओं के प्रति ये एक गुनाह चल रहा है। क्या हिंदू होना ही कश्मीर के अंदर गुनाह है? और यही कारण है, अगर आप देखिए तो उन्होंने टाइगर में जो अपने को कश्मीर का टाइगर बोला है, उसने अल्टीमेटम दिया है कि यही होगा और जितने भी हिंदू हैं यहाँ से चले जाओ। और कश्मीरी पंडित क्योंकि इंटेलेक्चुअल हैं, उनको ये प्रधानमंत्री पैकेज जैसी स्थिति नहीं बना देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने तो पूरी एक साथ रिजाइनेशन एलजी को भेज दी है, तो ये भी सुखद बात है भारत सरकार के लिए। इसको पूरी तौर से गंभीरता से लें, सुरक्षा की भावना पैदा करें। और जो जे.एंड.के पुलिस का जो आज अक्सर बड़गाम में हुआ है, और मेरे हिसाब से मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कमांडेंट रहा हूँ उस जमाने में, जिस जमाने में कमांडेंट के वैल्यू होती थी। किसी को ये बोलने का हक नहीं है कि मुझे रक्षा की जानकारी नहीं। मैं आंतरिक सुरक्षा को भी जानता हूँ। मुझे ये पता है
कम से कम बल की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, मिनिमम फोर्स अप्लाई कीजिए। और ये जो कश्मीरी पंडित है, मैं 100% बोल सकता हूँ, ये बहुत ही शांत किस्म के लोग हैं। और अगर आप कहीं बात में तेजी नहीं दिखा सकते तो कश्मीर के अंदर इनको मत दबाइए, जहाँ पे ये हैं उनको सुरक्षा दीजिए। और 34 हिंदू पंडितों को और हिंदू बाहरी लोगों को जो हत्या की गई है वो छोटी मोटी साजिश नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेचैन है। ललन सिंह जी, मैं उस मांग पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मांग उठने लगी है कि हमें आप कश्मीर में रखिए ही मत, आप हमें जम्मू शिफ्ट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है और जम्मू में उन्हें शिफ्ट करने से समस्या का हल हो जाएगा? एकदम नहीं होगा, क्योंकि 10 बाई 10 के अंदर जम्मू में ये 25 साल से रह रहे हैं। ये तो एक डर की बात हो गई। वो बेचारे अपने आप में काइंड ऑफ फियर हो गया है, इसलिए वो एलजी को इस्तीफा और बोल रहे हैं कि हमें जम्मू जल्द से जल्द भेजा जाए। हमारी सर्विस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यह है कि जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको उतनी तक दबाई जाए तो गड्ढे के अंदर फिर कभी सर निकाल ना सके। और इसकी आज जरूरत है। मैं आज आपके चैनल से बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि सुरक्षा बल को मौका मिला हुआ है, लेकिन सुरक्षा बल के मौके से नहीं होगा। अब एक आक्रामक कार्रवाई उस जगह को करनी पड़ेगी जहां से ये ऑर्डिनेट होते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो राजनेता चाहे वो कोई रसूखदार हो, उनको बोलने के साथ साथ उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया करके उनको इस तरह की हालत बना देनी चाहिए जो यासीन मलिक न बने। अन्यथा यही कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी और क्या दलों का आरोप और प्रत्यारोप होता रहेगा और शहादत भी होगी। राहुल पंडित जैसे लोगों की भी जान जाएगी और उनके माँ बाप का चित्कार भी हमें सुनने को मिलेगा। भारत बहुत विशाल देश है, हमारे प्रधानमंत्री भी मजबूत हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अब डिसीजन को एक लिबरल नहीं, पूरी सख्त रूप से पालन कराना निहायत आवश्यक है। ठीक है देशबंधु दीक्षित जी, जो भी आप फैसले ले रहे हैं उन फैसलों का सख्ती से पालन करवाइए सर। और जो आप कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बेशक मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हो ये रहा है सर कि आज आप 2 आतंकवादी मार दे रहे हैं तो 2 दिन बाद वो बदले में या तो जवानों को मार रहे हैं, नहीं तो स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। मतलब बराबर की टक्कर चल रही है इस समय। ये तो समस्या का अंत नहीं हो सकता ना सर, और ना इसे ये कहा जाएगा कि हम तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दीक्षित साहब, बात से ही संबद्ध करते हुए मैं बात को बढ़ाऊंगा। श्रीमान लल्लन जी भारतीय सेना के अंग रहे हैं और मैं उनका बहुत सम्मान निजी रूप से भी करता हूं, लेकिन उन्होंने जैसा कहा भारत का आज नेतृत्व ऐसे प्रधानमंत्री के जो मजबूत है और उन्होंने देश को अपना अमूल्य समय दिया, देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ उन्होंने काम किया और वो भारत की सेना के अंग रहे। आपको लगता है कि भारत की सेनाएं सक्षम नहीं है पाकिस्तान और आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? और क्या जवाब नहीं दिया जाएगा? और समय समय पर जब भी पाकिस्तान और आतंकवादियों ने हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ वहां अन्याय नहीं होगा। और ये लल्लन सिंह जी को मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि वो तो भारतीय सेनाओं के अंग रहे हैं। भारतीय सेना की क्षमता और इनकी क्षमता और भारत देश की क्षमता से वो भली भांति प्रसिद्ध है। ये छदम सा पाकिस्तान देश अनेकों बार इसने बहुत प्रयास किया भारत को तोड़ने, भारत की अखंडता और भारत की शांति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने। क्या सफल हुआ? एक चीज बता दूं, सत्य सत्य होता है। आज भारत सक्षम है अपनी रक्षा करने पे। भारत की सेनाएं दुनिया के किसी भी देश को जो भारत की आंख में आंख दिखा के या भारत के ऊपर गलत नजर दिखाएगा, हम सक्षम है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अब वो भारत नहीं है। भारत की सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, ये नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, रक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उस चीज को आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। आप बार बार सेना सेना कर रहे हैं और आप शायद किसी और ही दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है देशबंधु जी। रक्षा नीति पर सवाल है सर। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कितने कश्मीरी पंडित बसा लिए आपने धारा 370 हटने के बाद? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मैं तब से एक ही सवाल आपसे बार बार किए जा रही हूँ। वहां पर जो थोड़े बहुत कश्मीरी पंडित रह गए उन्हें सुरक्षा दीजिए। सेना सक्षम है, आप अपनी नीतियों में बदलाव कीजिए।
पीएम पुराण बंद कीजिए आप। प्रश्न उठाएंगी तो उत्तर आपको मतलब ही नहीं है सर। आपको मतलब है लाउड स्पीकर कहाँ बजना चाहिए, आपको मतलब है कि मजहबी विवाद कहाँ उठ जाए, आपको मतलब ये है कि रोड पर हम हनुमान चालीसा नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा ऊपर आप उठ नहीं पा रहे हैं और लोगों को भी इसी में फंसा कर रख रहे हैं। व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। दिख रहा है हर दूसरे दिन 15 घंटे में 2 लोगों की मौत। दिख रहा है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। प्लीज आंखों से चश्मा हटाइए सर। सावन का अंधा मत बनिए जिससे सिर्फ हरा हरा नजर आता है, प्लीज। पल्लवी जी, और ये झूठी तसल्ली यहाँ मत देकर जाएं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बैठे ललन सिंह जी और उन्होंने बताया कि वाकई में वहां पर अभी स्थितियां ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो जाकर वहां देखिए। कहने से थोड़ी नहीं होता, उसकी रणनीति होती है। आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ बैठकर जो आप ज्ञान भगेर रहे हैं ना, यहाँ बैठकर जो ज्ञान भगेर रहे हैं आपकी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, नहीं हो रहा है। 15 घंटे में 2 लोगों की मौत और हर दूसरे दिन का यही आंकड़ा। समझिए सर, स्थितियां समझिए। देश भावनाओं को समझते हैं प्रधानमंत्री और इसका और पीएम पुराण बंद कीजिए, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। पीएम पुराण बंद करें सर, पीएम पुराण बंद करें और असली समस्या पर ध्यान दें। इस पुराण को बंद करें, ये गीता यहीं पर खत्म करें। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।